Today I'm starting with fourth unit, heat and light. Heat क्या है? Is a form of energy. तो अब मान लिया कि ये एक पॉइंट है A और ये पॉइंट है B. इस पे टेम्परेचर है T1 और इस पे टेम्परेचर है T2. अगर A पॉइंट पे टेम्परेचर ज़्यादा हुआ B पॉइंट से, तो हीट जो है A पॉइंट से B पॉइंट पे ट्रांसफ़र हो जाएगी. मान लिया T1 इज़ ग्रेटर दैन T2, देन हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम A टू B. जो हम इसके जो भी ब्रांच है वो इसके मेज़रमेंट से डील करती है, उसको हम बोलते हैं कैलोरीमेट्री. कैलोरीमेट्री डील्स विद मेज़रमेंट ऑफ हीट. अब इसके बाद है यूनिट होती है कैलोरी, और ये कैलोरी जो है ये CGS सिस्टम में है. CGS सिस्टम यानी कि यहाँ पर C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर. लेंथ को मेज़र करते हैं सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं. तो ये कैलोरीज की CGS सिस्टम में यूनिट होगी. इसके बाद है कि कैलोरी होती क्या है. एक कैलोरी को हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं. कैलोरी है, अगर हमने पानी लिया, 1 ग्राम वाटर को गर्म करना है, और कितना गर्म करना है, इतना गर्म करना है कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हो जाए. 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए. जितनी हीट देनी पड़ेगी उसी हीट को हम बोलते हैं 1 कैलोरी. अगर 1 किलो कैलोरी की बात करें, 1 किलो कैलोरी, तो 1 किलो कैलोरी को हम डिफ़ाइन करेंगे 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से रेज हो जाए. जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम बोलेंगे 1 किलो कैलोरी. इसके बाद है स्पेसिफिक हीट. तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है. आपने कोई भी सब्सटेंस लिया, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकती है. गैस के लिए हम अलग से इसको डिफाइन करते हैं, तो अभी सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहे हैं. सॉलिड लिया, मान लिया, तो कोई भी मटेरियल आपने ले लिया, पानी नहीं, मतलब पानी भी हो सकता है, बट इसके अलावा जैसे कुछ भी हो सकता है. कैलोरी में हमने स्पेशली वाटर की ही बात की थी, लेकिन स्पेसिफिक हीट में क्या करेंगे, कोई भी मटेरियल है, अब उसका हम यूनिट मास का टेम्परेचर आपको बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से. जितनी हीट रिक्वायर्ड है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो अब जैसे कि मान लिया, आपको ये बताया कि 4 किलोग्राम आपने कोई भी सब्सटेंस ले लिया, 4 किलोग्राम मेटल लिया, और उसके लिए उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना 1 डिग्री सेल्सियस से. अब इसमें आपने क्यू हीट दे दी, तो स्पेसिफिक हीट आप इसकी कैसे निकालेंगे. स्पेसिफिक हीट हो जाएगी इज इक्वल टू जितनी हीट दी है क्यू डिवाइड कर देंगे मास से, क्योंकि यहाँ पे यूनिट मास का है. तो 4 किलोग्राम था तो नीचे 4 kg आप इस तरीके से लिखेंगे. ये बन जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट मैटर. अब इसके बाद है, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हम गैसेस की बात करें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर गैसेस. तो गैसेस में क्या होता है कि यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, P, V और T. P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, ये वॉल्यूम, और ये होगा टेम्परेचर. तो गैस में ये होता है कि अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, क्योंकि स्पेसिफिक हीट जब हम पढ़ रहे थे तो हमें टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से रेज़ करना है, तो यहाँ पे भी हम टेम्परेचर रेज़ करेंगे. लेकिन अगर यहाँ पे टेम्परेचर रेज़ करते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है गैस का. तो अब ये दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं. अब क्या करना है कि हम एक बार में एक ही चीज़ को चेंज होने देंगे, या तो प्रेशर चेंज हो, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो, या फिर वॉल्यूम को हम फिक्स कर दें और प्रेशर चेंज हो जाए. तो इसी के हिसाब से हम गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. तो एक तो हो जाएगी Cp और एक हो जाएगी Cv. अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर कांस्टेंट रखा और टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम भी चेंज होगा. वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, लेकिन प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट रखा. ये होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो ये हो जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो गैस में ये 2 हैं, और इन दोनों का आपस में एक रिलेशन होता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R के बराबर होती है. R है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट. मोड ऑफ ट्रांसफ़र, तो मोड ऑफ ट्रांसफ़र यानी कि ये हीट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है. ये हमारी 3 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज़ कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन, थर्ड इज़
रेडिएशन। तो कंडक्शन क्या है? अब जैसे कि मान लिया आपने ये एक रोड है ना, तो ये पेन ले रखा है मैंने, और ये पेन मान लिया कि किसी मेटल का बना हुआ है, आयरन का या कॉपर का, किसी और मेटल का। अब क्या करेंगे कि इसको हमने एक साइड पे गर्म करना शुरू कर दिया। जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो ये वाली साइड इसकी यहाँ पे मान लिया इसके नीचे इसको हमने आग पे रख दिया, तो अगर ये वाली साइड गर्म हो जाएगी, ये वाली साइड गर्म होगी, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स होंगे वो ऑसिलेट करना शुरू कर जाएंगे। तो ऑसिलेट करेंगे तो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इनका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इसके साइड में जो पार्टिकल होगा ये उसको पुश करेगा, उसका भी एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। और फिर तीसरे वाले का इस तरीके से पार्टिकल्स क्या करते हैं, जिस साइड पे हमने इनको गर्म किया है उस साइड वाले पार्टिकल्स धीरे धीरे बाकी सबको भी डिस्टर्ब कर देते हैं, और ये डिस्टर्बेंस ही क्या करती है, हीट को इस एंड से इस एंड पे ट्रांसफ़र करती है। ये जो तरीका है इसको बोलते हैं कंडक्शन। पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, तो पार्टिकल्स विल नॉट मूव। पार्टिकल्स ऐसा नहीं है कि पार्टिकल यहाँ से और यहाँ पे चला गया, नहीं, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई और वो डिस्टर्बेंस ने हीट को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। ये तरीका होगा कंडक्शन का। और सॉलिड्स जो होते हैं उनमें इसी तरीके से कंडक्शन होता है, मतलब हीट जो है वो इसी तरीके से ट्रांसफ़र होती है। सेकंड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में पार्टिकल्स मूव करते हैं। पार्टिकल्स मूव करने का मतलब है पार्टिकल्स मूव। इसका मतलब है कि जैसे इसका मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, पानी ले लिया, पानी हम गर्म करते हैं तो जो नीचे वाले जो बर्तन के जो टच में होंगे पार्टिकल्स, तो वो गर्म हो जाएंगे और वो गर्म होके ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। यानी कि इस बार क्या होगा, ये पार्टिकल्स एक्चुअली में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रही हैं। तो लिक्विड कैसे गर्म होते हैं, कन्वेक्शन के तरीके से गर्म होते हैं, और यहाँ पे पार्टिकल्स सच में मूव कर रहे हैं, ऑसिलेट नहीं कर रहे, मतलब मूव करना शुरू कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे पार्टिकल पहुँच जाए, तो ये इस तरीके से हीट यहाँ पे ट्रांसफ़र होती है। थर्ड इज़ रेडिएशन। तो रेडिएशन में पार्टिकल्स का कोई रोल नहीं होता है। रेडिएशन में क्या होगा, जैसे कि हम आग के पास खड़े होते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली ऐसे नहीं होगा, हम फील कर सकते हैं। तो रेडिएशन में पार्टिकल्स का कोई रोल है ही नहीं। एग्जाम्पल है जैसे कि सन से अर्थ पे क्या है, सन से अर्थ के बीच में वैक्यूम है। वैक्यूम यानी कि कोई पार्टिकल्स हैं, प्रेजेंट ही नहीं है वहाँ पे। पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं हैं तो यानी कि डिस्टर्बेंस भी नहीं हो सकती और ना ही पार्टिकल मूव कर सकते, क्योंकि पार्टिकल्स हैं ही नहीं। तो इसमें जो तरीका है ये क्या होता है, रेडिएशन मूव करती हैं, और इस तरीके को बोलते हैं रेडिएशन, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। और जैसे कि इस रेडिएशन वाले को हम एक बार ये देख लेते हैं कि ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट तो कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी, कि जैसे हर एक बॉडी, जिस भी बॉडी का 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर होगा वो सारी बॉडीज़ क्या करती हैं, वो रेडिएशन मतलब उसमें से निकलती हैं, और इनको बोलते हैं हीट रेडिएशंस। तो ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है बॉडी का, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा एमिट करेंगी वो रेडिएशन। सेकेंड है नेचर। तो नेचर ऑफ रेडिएटिंग सरफेस, मतलब सारी सरफेसेस अलग अलग रेडिएशन करती हैं। सेम टेम्परेचर होगा तो भी मतलब उसमें वो सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि सरफेस कैसी है। और एरिया, कि छोटी है या बड़ी है, एरिया ऑफ रेडिएटिंग सरफेस, तो इनके ऊपर ये डिपेंड करता है। और जो रेडिएशंस होती हैं उनको हम देख नहीं सकते पर हम उसको फील कर सकते हैं। इसके बाद जैसे एप्लीकेशन लिख रखा है, एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस में जैसे नॉर्मली हमें इसकी कंडक्टिविटी की हमें नॉलेज है कि हीट जो है इस तरीके से ट्रांसफ़र हो रही है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें हीट ट्रांसफ़र इजीली हो जाती है, जैसे कि मेटल है ना, मेटल अगर गर्म करेंगे तो यहाँ से यहाँ पे बहुत इजीली गर्म हो जाएंगे दोनों एंड्स। और अगर इसी जगह पे हम प्लास्टिक लगा दें तो प्लास्टिक तो नहीं, बट अगर रबड़ जैसे लगाएं, रबड़ या फिर सॉलिड जो रबड़ होती है उस तरीके से, या फिर वुड लगा दें तो गर्म नहीं होगा। जैसे कोई भी कंटेनर है, पतीली होती है चाय वाली, तो चाय वाले पतीले में क्या होता है, हैंडल के ऊपर वुड या वो एक हार्ड प्लास्टिक लगा होता है, तो वो इतने इजीली गर्म नहीं होते हैं। तो इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, तभी हम इस तरीके से ये हमारे यूज़ में हम लेकर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर क्या है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब कोई चीज़ ज़्यादा ठंडी है या गर्म है, तो उस हिसाब से अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो मतलब कोई चीज़ गर्म है, टेम्परेचर कम है तो वो चीज़ ठंडी है। तो इसी से इसको हम मेज़र करते हैं, इसी डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस को ही हम टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर को मेज़र कैसे करना है, तो टेम्परेचर को हम मेज़र करते हैं
मीटर की हेल्प से। तो थर्मोमीटर, अब ये थर्मोमीटर है तो इसमें हम अलग अलग प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें एक चीज़ पता है, अगर जैसे लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड में क्या होगा, टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो इसका वॉल्यूम भी चेंज होता है। अब देखिए कि मान लिया कि ये हमने एक ट्यूब में लिक्विड फिल कर रखा है। अब मान लिया कि पहले अभी हमने चेक किया, तो अभी हमने क्या कर रखा था, इसको आइस के कांटेक्ट में रख रखा था। तो पहले ये था, इसके ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है ये यहाँ पे था। अब हमने इसको गर्म पानी के कांटेक्ट में रख दिया इस ट्यूब को। तो थोड़ी देर इसके बाद हम देखते हैं कि ये वॉल्यूम जो है ये बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ेगा तो पहले यहाँ तक आ रहा था ये, अभी जो लिक्विड है ये इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये ट्यूब में और थोड़ा हाइट इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इसका टेम्परेचर चेंज हो गया। तो जैसे ही, क्योंकि पहले हमने आइस के कांटेक्ट में रखा था तो टेम्परेचर कुछ और था, फिर हमने गर्म पानी के कांटेक्ट में रख दिया तो टेम्परेचर चेंज हो गया। टेम्परेचर चेंज हुआ तो इसका वॉल्यूम चेंज हो गया। तो जैसे इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ है, और फिर उसके हिसाब से स्केल को सेट करके हम थर्मोमीटर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया कि प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विद टेम्परेचर। सेकंड है कि जैसे कि हमें पता है गैसेस में अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो टेम्परेचर के चेंज होने से वॉल्यूम और प्रेशर भी चेंज होते हैं। अगर वॉल्यूम और प्रेशर चेंज होंगे तो इसको भी हम यहाँ पे थर्मोमीटर को बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा होता है कि टेम्परेचर, अगर हमने कोई कंडक्टर ले लिया, मेटल लिया, तो मेटल्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के साथ, रेजिस्टेंस अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी इनमें चेंज होता है। नॉर्मली क्या होता है, अगर एक टेम्परेचर के बाद जो रेजिस्टेंस है, क्या होता है कि टेम्परेचर जैसे अगर इंक्रीज़ होता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होता है। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करके भी हम थर्मोमीटर्स डिज़ाइन करते हैं। इसके अलावा है जैसे थर्मोस EMF है, तो 450 ये हो गया कि वेरिएशन, जैसे थर्मोस EMF होता है थर्मोकपल में, तो वो चेंज हो जाता है टेम्परेचर के साथ। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमें करना है फर्स्ट सेल्सियस टेम्परेचर, तो जो हम डिग्री सेल्सियस में हम लिखते हैं। तो डिग्री सेल्सियस वाले में क्या होता है कि हमने एक, जैसे ये है आइस है और ये हमारा है बॉइलिंग वाटर। तो बॉइलिंग वाटर है और ये आइस है। हमने क्या किया कि एक ट्यूब में हमने लिक्विड लिया, जैसे कि नॉर्मली हम मरकरी फिल करते हैं, तो इसमें हमने लिया। अब इसमें क्या कर दिया कि लिक्विड है इसमें, तो इस लिक्विड को हमने आइस के टच में रखा। आइस के टच में रखा, उसको हमने बोल दिया कि यह है इसका लोवेस्ट टेम्परेचर। इस लोवेस्ट टेम्परेचर को हम बोल देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने इसको बॉइलिंग वाटर जो है उसके कांटेक्ट में रखा। उसके कांटेक्ट में रखा तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्सपैंड हो जाएगा। एक्सपैंड होगा तो ये ऊपर बढ़ेगा। अब इसका वॉल्यूम जो है, पहले ये यहाँ तक आ रहा था, अब ये यहाँ तक आ गया। जब बॉइलिंग वाटर के टच में रखा तो उस टाइम पर कितना ये इसकी हाइट है उसको बोल दिया हमने, ये है 100 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस टेम्परेचर स्केल में होता है 0 से 100 डिग्री। तो ये इसका मिनिमम पॉइंट हम मानते हैं। अब इसमें क्या है कि और 0 से और 100 के बीच में हमने फिर 100 डिवीज़न बना दी। नंबर ऑफ डिवीज़न यहाँ पे होंगे, नंबर ऑफ डिवीज़न इक्वल टू है 100। और ये इसका 0 है आइस का टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से ये डिवीज़न होगी। तो एक डिवीज़न जो है ये 1 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करती है। 1 डिवीज़न इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल, तो फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है, हमने आइस ली और ये होगा बॉइलिंग वाटर। तो अब इसका आइस का हम क्या करते हैं, जैसे फिर से ये लिक्विड हमने इसमें फिल कर दिया, आइस के पास रखा तो उसको हमने बोल दिया कि ये है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जब वाटर के पास रखा इसको, बॉइलिंग वाटर के पास, तो इस टेम्परेचर को हमने बोल दिया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बीच में जो डिवीज़न हम लेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीज़न होती है 180। नंबर ऑफ डिवीज़न 180। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और आइस का हमने ले लिया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसके अलावा है थर्ड स्केल है रेम्यूर टेम्परेचर स्केल। तो इस टेम्परेचर स्केल में क्या होगा
इसमें फिर से जैसे आइस है तो एक हम क्या करते हैं, 2 टेम्परेचर हम फिक्स कर लेते हैं, मतलब टेम्परेचर एक 2 स्टैंडर्ड पॉइंट हम ले लेते हैं। आइस का हमने यहाँ पे मान लिया, फिर से लिक्विड लिया। आइस के जब इसको टच में रखेंगे जहाँ पे ये लिक्विड है उसको हम बोल देते हैं 0 डिग्री R, और जो बॉइलिंग वाटर है तो उसका हम 80 डिग्री R लिख देते हैं। और इसके बीच की हम डिवीज़न रखते हैं 80 डिवीज़न। अगर तीनों को कंपेयर करें तो तीनों को कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा सी वाले में मिनिमम था 0 और नंबर ऑफ डिवीज़न थे 100। फ़ारेनहाइट वाले में है F माइनस और स्टार्टिंग हो रही है 32 से -32, नंबर ऑफ डिवीज़न है 180 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, रेम्योर में R -0 है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीज़न है 80। तो ये इस तरीके से एक दूसरे के इक्वल होती है। अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला लगाएंगे, और सेल्सियस को रेम्योर में कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला लगाएंगे, और फ़ारेनहाइट को रेम्योर में करना है ये लगाएंगे। तो इनको यूज़ करके हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूज़ करें, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर में क्या हो रहा है, इसका प्रिंसिपल। तो प्रेशर कुकर हमें पता है कि टाइम सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो एक तो जैसे मान लिया हमें दाल बनानी है, तो दाल अगर हम नॉर्मली एक ओपन कंटेनर में बनाएंगे तो उसमें टाइम लगता है ज़्यादा, और अगर हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो जल्दी बन जाती है। तो ये इसका मेन यूज़ है, प्रिंसिपल इसका है। तो प्रिंसिपल जैसे कि हमें पता है, तो प्रिंसिपल इसका ये है कि अगर प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रेशर कुकर में प्रेशर बना दिया जाता है, तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। पहले जो है अगर वाटर को वैसे प्रेशर कुकर में नहीं रखा है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, पर अगर हम प्रेशर कुकर में रखते हैं तो ये टेम्परेचर इसका बॉयल होने का 121 डिग्री तक ये बॉयल नहीं होगा तो मतलब गर्म होता जा रहा है। तो एक तो कम गर्म पानी में हम किसी चीज़ को कुक करें, एक है बहुत ज़्यादा गर्म पानी में कुक करें। तो ज़्यादा गर्म पानी में वो जल्दी कुक हो जाता है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, तो एक तो इसका पैन होता है। तो अब ये पैन क्या थोड़ा सा बड़ा होता है, बड़ा क्यों, फूड आइटम यहाँ तक फिल कर देंगे, थोड़ी सी इसमें स्टीम बन जाए। और ये ऐसे मटेरियल का होता है जिस पे मतलब क्योंकि हमें प्रेशर और टेम्परेचर को हाई रखना है, तो ऐसा बर्तन हम बनाएंगे जो इसकी हाई प्रेशर और टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, रजिस्ट कर सकता है। और इसके ऊपर फिर एक ये हैंडल होता है और ये इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देते हैं। इसमें फिर विसल होती है और इस के ऊपर हम एक रबड़ लगाते हैं। तो इसके पार्ट्स हो गए, पैन हो गया, हैंडल हो गया, फिर है इसका कवर है, लिड ऑफ द प्रेशर कुकर होगा, फिर है ये रबड़ होगी, फिर इसमें एक वेंट ट्यूब होती है, एक छोटा सा इसमें होल होता है, और इसके अलावा एक होती है वेट और विसल, तो यहाँ पे एक विसल होती है। वॉशिंग मशीन अपने 2 टाइप की होती हैं, या तो फुली ऑटोमेटिक होगी या फिर सेमी ऑटोमेटिक होती हैं। तो अब अगर इसमें हम क्या करें कि फुली ऑटोमेटिक है तो उसमें क्या होगा, हमारा एक ही ड्रम होता है और इसी में हम कपड़े डाल देंगे और इस यहाँ से कपड़े हमारे डायरेक्टली मतलब क्लीन होके और यहाँ से ड्राई होके ही निकलते हैं। जो सेमी ऑटोमेटिक होती है उसमें क्या होता है, 2 ड्रम होते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। यहाँ पे क्लीन होंगे, फिर यहाँ पे वॉश करने के बाद हम निकालते हैं, फिर निकालने के बाद हम इसको ड्राई होने के लिए अलग ड्रम में डालते हैं। तो ये हो गए इसके अलग अलग। अब इसमें होता क्या है कि ये काम कैसे करती है, तो यहाँ पे नीचे क्या होता है, इसमें नीचे होता है एक रोटेटिंग प्लास्टिक इम्पेलर। तो जैसे हमने इसमें पानी डाल दिया, कपड़े डाल दिए और मतलब जो भी है वॉशिंग पाउडर डाल दिया, तो और हम इसको ऑन कर देते हैं। तो जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये जो रोटेटिंग प्लास्टिक इम्पेलर है ये बार बार रोटेट होगा, ये रोटेट होगा तो साथ में कपड़े और पानी ये सब रोटेट होगा, और बार बार ऐसे रोटेट होने से कपड़े रब हो जाते हैं और क्लीन हो जाते हैं। यूज़ क्या है, टाइम सेव करती है, मेहनत कम लगती है,